नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। चलिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करते हैं रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पूरा सिलेबस, उसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए सर, पहले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। एक आदमी रुपए 15,860 की राशि का निवेश अपने 3 पुत्रों ए, बी और सी के नाम से इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्ष के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है। 15,860 रुपए का बंटवारा, निवेश अवधि 3 पुत्रों के खाते में 2 साल, 3 साल और 4 साल के बाद, और प्रश्न कह रहा है समान राशि, बराबर राशि मिले। और बराबर राशि मिलने का मतलब क्या हुआ सर? भाई, मूल रकम जो उसने इन्वेस्ट की वो और उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज, ये दोनों मिलकर के बराबर मिले। इसका मतलब मिश्र धन बराबर है, ऐसा प्रश्न आपका इंडिकेट कर रहा है। राशि का बराबर मिलना और समय जो है वो 2 साल, 3 साल और 4 साल की बात प्रश्न करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है, देखिए प्रश्न हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। 5% है तो ए, बी, सी के नाम से निवेश की जाने वाली राशियों का अनुपात क्या है। केवल राशियों के अनुपात की बात कर रहे हैं, किसको कितना मिलता है। अगर अनुपात आता है तो उसके बाद बंटवारे के माध्यम से ए को कितने, ए के खाते में कितनी राशि निवेश की, वो भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन केवल अनुपात की बात की गई है। चलिए सब देखते हैं यहां पर क्या करना चाहिए हम लोगों को। देखिए, दो कॉन्सेप्ट यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। एक साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज हम लोगों ने डिस्कस किया है, दर और समय के गुणा का प्रतिशत साधारण ब्याज होता है। तो 5% की दर आपकी फिक्स है और पहले के खाते में आप 2 वर्ष का इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। दर और समय का गुणा 5 और 2 का गुणा 10% ब्याज है। और जब ब्याज मिलेगा तो इसका मतलब मिश्रधन 110% हो जाएगा। तो ए के लिए हम बात करते हैं, ए का 110% बराबर, देखिए दूसरे के खाते में 5% की दर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड 3 वर्ष है। 5 और 3 का गुणा 15, यानी 15% ब्याज है और मिश्रधन 100 जोड़ने पर 115 के बराबर हो जाए। तो बी का हम बात कर रहे हैं 115%, ठीक है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सी का वही 5% और समय अवधि 4 वर्ष होने के कारण 5 और 4 का गुणा 20 ब्याज हो गया और जोड़ने पर 120%, ये आपका रिजल्ट हो गया सर। तो ए का 110%, बी का 115 और सी का 120%। अगर आप चाहें तो यहां पर सरल कर सकते हैं और आप चाहें तो बाद में सरल कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं यहां पर ए, बी, सी के अनुपात की बात करूंगा तो आपने अनुपात समानुपात में चीज पढ़ी होगी कि जब हमने इस प्रकार से बात की थी कि 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई इसको जो है आप 1 के बराबर मानते हुए, है ना, कि भाई 3 पद आपस में बराबर थे, हमने उसको 1 के बराबर माना। और जब पहले और चौथे कंपेयर किया तो x का जो मान आया वो 1/2 के बराबर आ गया। इसी क्रम में दूसरे और चौथे का कंपेयर करने पर y का मान 1/3, और इसी क्रम में 4z अगर 1 के बराबर मानता हूं तो z का मान 1/4। तो x, y, z का जो अनुपात रहा हमारा वह 1/2, 1/3 और 1/4, जिसको कि हमने इस संदर्भ में पढ़ा था कि जब आप इस प्रकार से 3 पद बराबर होते हैं तो x के आगे का जो अंक है उसको हटाना और भाग में ले जाना। सामने कुछ भी नहीं है तो 1 सोचते हुए 1 के भाग में, 3 को हटाते हुए 1 के भाग में और 4 को हटाते हुए 1 के भाग में। ठीक उसी प्रकार से a के साथ में यहाँ 110 है तो 110 को भाग में ले जाएंगे। देखिए किस प्रकार से ले जाओगे, 1/110। b के आगे 115 है, आगे का मतलब यहाँ पर गुणा के अंदर b गुणा 115/100 है, तो बटे के 100 तो आपस में कट गए। 115 को हटाना है b के पास से, 115 का पक्षांतरण भाग में देने पर 1/115, और c के आगे जब 120 है उसके साथ 120 है, 120 को हटाने पर भाग में 120। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। ये जो है 110, 115 और 120, ये आपके 5 के पहाड़े से कटेंगे सर 22 बार, 5 के पहाड़े से कटने पर ये 23 बार, और 5 के पहाड़े से कटने पर यह 24 बार। तो उम्मीद करता हूं कि भाई यहाँ पर ए, बी, सी के नाम से निवेश की गई राशियां जो है वो ए, बी और सी इस प्रकार से आपकी निकलने वाली है। अब चलिए मैं इसको और सॉल्व करना चाहता हूँ। 22, 23 और 24, ठीक है ना। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 दूना 10 का 110 हो गया, 5 तिया 15 का 115 और 5 चौक 20 का 120 हो गया। चलिए सर, अब यहाँ से ए, बी, सी का अनुपात हम लोग निकालना चाहते हैं। गौर कीजिए, अब ये 22 को छोड़ते हुए आप यहाँ पर 23 और 24 का गुणा पहले अनुपात में रहा, दूसरे अनुपात में 23 को छोड़ते हुए 22 और 24 का गुणा रहा,
और तीसरे अनुपात में आप 24 को छोड़ते हुए 22 और 23 का अनुपात रहा। ठीक है, और जब मैं देख रहा हूं सर कि यहां पर जो अनुपात बन रहा है वो किसी से भी अनुपात जो है, जो प्रश्न का अनुपात है वो हमारा मैच नहीं कर रहा है सर, इसको आपको ध्यान रखना है। कारण क्या है कि भाई यहां पर 4 वर्ष के बाद उन्हें बराबर राशि मिले, और बराबर राशि का मतलब तो यहां पर मिश्रधन से होता है सर। और अगर मैं इन केस इस उत्तर को मिलाना चाहता हूं, और उत्तर के लिए हो सकता है, देखिए उनको अगर ब्याज समान मिले, तो ब्याज की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि यहां पर जो रिजल्ट बन रहा है ज्यादा से ज्यादा हम इसको 2 के पहाड़े से तीनों काट सकते हैं। 2 के पहाड़े से 24 कटेगा यहां पर 12 बार, 2 के पहाड़े से 24 यहां पर कट गया 12 बार, 2 के पहाड़े से 22 कट गया 11 बार। तो कुल मिलाकर के जो हमारा आंसर रहने वाला है 23 और 12 का गुणा, और यहां पर 23 दूना 46 हाथ से लगा 4, 23 और 4 हो गया 27, अनुपात 22 का 12 से गुणा, 22 दूना 44 हाथ से लगा 4, 22 और 4 हो गया 26, और इसी क्रम में 11 और 23 का गुणा, 23 एकम 23 हासिल 2, 23 और 2 25। जो अगर हम लोग बात कर रहे हैं समान राशियां मिले, तो उस प्रश्न का उत्तर तो ये है 276, 264 और 253 के अनुपात में राशि का बंटवारा किया गया। लेकिन अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि भी मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है ना, अगर मैं केवल ब्याज के बराबर होने की बात करूं, तो ए का ब्याज केवल 10%, 5 और 2 का गुणा, बी के लिए ब्याज 5 और 3 का गुणा 15%, और सी के लिए ब्याज जो रहा वह 5 और 4 का गुणा कितना बना 20%। और जब मैं यहां से ए, बी और सी के अनुपात की बात करता हूं, तो देखो 10 हटाते हुए सामने 1/10, 15 हटाते हुए 1/15 और 20 हटाते हुए 1/20 के रूप में। ठीक है, 5 का पहाड़ा लगाता हूं, 2 बार, 5 के पहाड़े से 3 बार, 5 के पहाड़े से 4 बार, सरल करने पर 2 को छोड़ने पर 3 और 4 का गुणा 12, 3 को छोड़ने पर 2 4 का गुणा 8, और इधर अंक 4 को छोड़ करके 2 3 का गुणा 6, और 2 का पहाड़ा लगाता हूं तो 6:4:3, ये जो है आपका प्रश्न का परिणाम होगा। और चूंकि यहां पर जो अपने ऑप्शन है वो 6 4 3 के रूप में दे रखे हैं, तो देखिए ये जो ऑप्शन है प्रश्न के लैंग्वेज से तो मेल नहीं करते हैं सर। ठीक है, लेकिन इसका उत्तर जो है सी होगा। कब होगा, मैं फिर बात कर रहा हूं कि जो प्रश्न की लैंग्वेज है उसके आधार पर ऑप्शन आपके मैच नहीं करते हैं, लेकिन जब ऑप्शन है तो किस कारण से या किस लाइन के लिए, किस लैंग्वेज के लिए होना चाहिए उसको ध्यान देना। तो यहां पर 2 3 और 4 वर्ष के बाद उन्हें बराबर, ये जो राशि जो शब्द है ना, इस राशि शब्द के स्थान पर, ये मैं हटाता हूं, राशि के स्थान पर अगर यहां पर शब्द मिलता कि बराबर ब्याज मिले, तब आपका जो है प्रश्न बिल्कुल 100% करेक्ट होता, और उस स्थिति में ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का आंसर होता। देखिए एक शब्द का अंतर जो है परिणाम को बदल देता है। ठीक है, प्रश्न ने जब कहा कि बराबर राशि मिले, और राशि मिलने का मतलब मूल रकम के साथ में मिलने वाला ब्याज है, तब राशि होती है। लेकिन जब बराबर ब्याज मिले तब फिर हम लोग जो है इस बात करेंगे, यानी ब्याज का समान होना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों ही चीजें एक बार वापस से आपको रिकॉल हो गई होगी कि भाई मिश्रधन की बात होगी तो इस प्रकार से आपको करना है 100 जोड़ते हुए, और केवल ब्याज की बात हो तो ये हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहेगा, और वो भी तब जब राशि के स्थान पर हम लोग शब्द रिप्लेस करेंगे, उसको बदलेंगे ब्याज शब्द में। आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है, 2a - 2/a + 3 बराबर 0 हो तो a³ - 1/a³ + 2 का मान क्या है। चलिए सर, जो आपके पास में है मैं उसको लिखता हूं, 2a - 2/a बराबर -3। ध्यान दीजिए 3 का पक्षांतरण प्लस उधर गया तो क्या हो गया, -3 हो गया। 2 का भाग लगाता हूं, और 2 का भाग लगाने पर a - 1/a बराबर -3/2, ये a + a - 1/a का मान हो गया। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह जो है p का रोल प्ले करने वाला होगा हमारा। ठीक है, इसलिए मैं यहां से a³ - 1/a³ की बात करने वाला हूं, और a³ - a³ का फॉर्मूला क्या रहा, देखिए p³ और 3p है ना, भाई a से a³ की तरफ जाने वाले हैं तो क्यूब वाला फॉर्मूला p³ और 3p, और यहां पर चिन्ह का निर्धारण छोटी घात वाले पद के अनुसार करना। छोटी घात वाला पद ये a है, ये पद छूट करके बड़ी घात वाला पद a³ मैं प्राप्त करना चाह रहा हूं, तो छोटी घात वाला पद छूट रहा है, इसके बीच का निशान माइनस छोड़ते हुए यहां पर प्लस लगाएंगे। और चलिए इसको जब अप्लाई करते हैं तो p³, ध्यान दीजिए, तो p³ का मतलब हुआ सर -3/2 का होल क्यूब प्लस 3, p का अभिप्राय -3/2। जब इसको हल करेंगे तो माइनस का 3 तिया 9 तिया 27, 2 क्यूब 8 हो गया, माइनस का 9/2 हो गया, लस पर यहाँ पर लेते हुए 8,
-27, 2 का भाग गया 4, 4 नम 36, और ये परिणाम हो रहा है माइनस का 7 और 6 13, 4 और 2 6, 63/8। ये मान किसका हुआ सर? ये मान हो रहा है हमारा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का, लेकिन मुझे चाहिए a क्यूब माइनस 1/a क्यूब के साथ में +2 भी करना है। तो हमारे प्रश्न का आंसर रहा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब +2। a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान -63/8 प्लस का 2, और यहाँ 8 जब लसअप ले लिया जाए -63, 8 और 2 का गुणा 16, घटाने पर देखिए माइनस 6 और 7 13 हासिल, 1 2 और 4 6, 47/8 -47/8। ये हमारे प्रश्न का क्या रहा सर? आंसर रहा। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग के अंदर ये चीज आ गई होगी कि किस प्रकार से आपको प्रश्न हल करना था। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इस दी गई समीकरण में 2 का भाग देते हुए a माइनस 1/a का मान होगा, और जब a माइनस 1/a का मान आप निकाल चुके हैं, उसके बाद आप a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मान p क्यूब प्लस 3p के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न हमारा, x का मान वर्गमूल 3/2 है, तो वर्गमूल में 1 प्लस एक्स प्लस वर्गमूल 1 माइनस एक्स का मान क्या होगा? चलिए देखते हैं सर। यहां जो आपकी स्थिति बन रही है, x का मान आपके पास में, मैं यहां से 1 प्लस एक्स की बात करना चाहता हूं। तो 1 प्लस एक्स हो गया 1 प्लस √3/2 के बराबर हो गया 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। और जब मैं इसको 2 लसअप ले लेता हूं तो ये पोजीशन बनेगी सर 2 प्लस √3। समझ गए? ये 1 प्लस एक्स की बात हो रही है। वापस ध्यान देना, 1 प्लस एक्स 1 प्लस √3/2 हो गया 2 प्लस √3/2, ये आपका मान हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई होगी। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ते हुए, अब मैं इसका जो है वर्गमूल लेना चाहता हूं। तो जब वर्गमूल लूंगा तो 1 प्लस एक्स बराबर यहां पर लिखूंगा वर्गमूल में 2 प्लस √3/2। अब देखिए वर्गमूल का तरीका हम लोगों ने डिस्कस किया था। आपका जो है वर्गमूल तब निकलेगा जैसे मान लिया हमारे पास में कुछ ऐसी स्थिति बनती है 8 प्लस 2 वर्गमूल 15। जब इस प्रकार का परिणाम है, इसका मुझे अगर वर्गमूल लेना है तो मैं आपसे निवेदन ये करता हूं कि यहां हमेशा कौन सा होना चाहिए सर? अंक 2 होना चाहिए, तब आप जाकर के उसका वर्गमूल करने की स्थिति में रहते हैं। यानी इस जगह 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो 2 को क्रिएट करें। 2 से अगर ज्यादा 4 है, 6 है, 8 है, तो उसको 2 गुणा 4 को 2 गुणा 2 के रूप में, 6 को 2 गुणा 3 के रूप में लिखते हुए 2 को बाहर रखना, और 2 का स्क्वायर, और अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर अंदर की ओर शिफ्ट करते हुए, और ऐसे इसके 2 अंक आपको ढूंढना है, तोड़ना है, जिसको जोड़ने पर तो 8 रहे लेकिन गुणा करने पर 15 हो जाए। ये बीच का प्लस का निशान है, ऐसा लगाते हुए, तो ये हमारा वर्गमूल का कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करना चाहता हूं। तो जो वर्गमूल 3 के आगे अंक 2 चाहिए, तो सबसे पहला काम मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पर 2 का गुणा भाग करना चाहता हूं। ठीक है, 2 का गुणा भाग मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना चाहते हैं। तो यहां से देखिए 2 का जब गुणा करूंगा, वर्गमूल के अंदर ही काम कर रहा हूं, तो 2 और 2 का गुणा 4 प्लस 2√3, और नीचे की ओर 2 और 2 का गुणा 4। देखिए सभी को 2 से हमने गुणा कर दिया। अब देखो यहां पर रूट में 1 प्लस एक्स की बात हो रही है, 1/2 तो बाहर कर दूं, कैसे? 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और मुझे चाहिए रूट में 4 प्लस 2√3। देखिए हमारा जो उद्देश्य था कि यहाँ 2 आना चाहिए, वो आ गया। ठीक, उसके बाद में हम इस 4 के टुकड़े करेंगे जिसका गुणा 3 रहे, जो वर्गमूल के अंदर लिखा है, तो 3 और 1 के रूप में दोनों के ऊपर वर्गमूल का निशान लगाना, प्लस है तो इसलिए प्लस लिखना, और यहां पर 1/2। ये मान हो गया सर रूट में 1 प्लस एक्स का। उम्मीद करता हूं ये चीज आपके दिमाग में आई होगी। और 1 का वर्गमूल 1 हो गया, तो रूट में 1 प्लस एक्स का मान हो रहा है 1/2 √3 + 1। इसी प्रकार अब जो मैं बात करना चाह रहा हूं स्टार मार्क करते हुए, आपको दोबारा से बात नहीं करनी है। इसी प्रकार से दूसरा मान आप निश्चित रूप से रख सकते हैं। रूट में जब 1 माइनस एक्स करेंगे तो ये 1/2 केवल और केवल बीच का चिन्ह बदलने वाला है। ठीक है, तो ये आपके दोनों मान आ गए, रूट 1 प्लस एक्स भी आ गया, रूट 1 माइनस एक्स भी आ गया। इन दोनों को हम लोग जोड़ने की बात करते हैं और जैसे ही जोड़ेंगे रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स बराबर, जोड़ते समय 1/2 √3 + 1 प्लस 1/2 √3 माइनस 1। 1/2 कॉमन आ गया, पीछे रह गया सर √3 + 1 प्लस √3 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, 1/2 √3 और √3 की जोड़, ये हो गई सर 2√3, 2 से 2 कट जाएगा सर आपका।
और आपका फाइनल आंसर क्या रहा? हमारा फाइनल आंसर रहा वर्गमूल 3, ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर रहा। तो एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है सर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर रीट की परीक्षा में आ ही जाएगा, लेकिन अगर आ जाएगा तो दिमाग तो हमको चलाना पड़ेगा सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:4 का अनुपात है। देखिए 55 किलोग्राम का मिश्रण है, दूध पानी का अनुपात 7:4 का अनुपात है। अब आपका प्रश्न कह रहा है अनुपात को 7:6 के रूप में बदलना है, तो इसमें मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी है, यानी कितना पानी इसमें मिलाना है, ठीक है। तो चलिए सर देखते हैं। सबसे पहला काम, हम लोग बंटवारा करते हैं 55 किलोग्राम का, हम दूध और पानी के रूप में बंटवारा कर लेते हैं। इनिशियल 55 किलोग्राम बाय वेट क्वांटिटी है आपके पास में, आप इसका अनुपात का बंटवारा 7:4 के रूप में, दूध 7 हिस्सा और पानी जो है उसमें 4 हिस्सा, ये आपका प्रश्न कहता है, ठीक है। तो चलिए दूध की मात्रा की बात कर लेता हूं। तो 55 में 11 का भाग देते हुए 7 का गुणा, देखो 11 का भाग क्यों दिया, क्योंकि अनुपातों का योग 7 और 4 11 है। 11 का भाग देते हुए 7 का गुणा किया, तो 11 के पहाड़े से 5 बार, 7 पंजा 35, यानी दूध 35 किलोग्राम है और 55 में से जब 35 घटा देंगे तो 20 किलोग्राम आपका पानी है। तो ये आपकी प्रारंभिक स्थिति बनकर के प्रश्न में आ गई है, यानी दूध और पानी का बंटवारा कर दिया। अब प्रश्न कह रहा है पानी को मिलाना है, पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं सर, हम जो है 15 बाई ऑप्शन इसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। कि पानी 15 मिलाया तो 35 दूध है और 15 पानी मिलाने पर 35 ये हो गया, 35-35 का अनुपात 1:1 हो गया। ऐसा ऑब्जर्व करते हुए, जैसे मान लिया वापस से बात कर रहा हूं कि 10 किलोग्राम पानी को मिलाने की बात कर रहा हूं, तो जब मैं इसमें 10 मिलाऊंगा तो 30 हो गया। 35 और 30 जब आप इसको हल करेंगे 5 के पहाड़े से काटते हुए 7:6, और वही आपका 7:6 का अनुपात है। हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद में जो है बाय ऑप्शन है ना, सोच सकते हैं, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं कि अभी जो मैंने बोला वो आपने सुना भी होगा, ठीक है। कि पानी मिलाने की बात कर रहा है, ऑप्शन ए की बात करूंगा तो 15 जोड़ने की बात करूंगा, और जब 20 में 15 जोड़ूंगा तो 35 हो गया। इधर 35 है और पीछे भी 35 आ गया, तो 35-35 का अनुपात 1:1 रहा, जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। जब मैं कहता हूं पानी को 10 किलोग्राम मिलाने की बात करता हूं, तो 20 में 10 मिलाने पर 30 हो गया, तो आगे दूध 35 है और पानी 30 हो जाएगा। तो 35 और 30 का अनुपात जब लेंगे 5 के पहाड़े से काटते हुए 7:6 का अनुपात होगा। हमारा उत्तर आ गया बाय ऑप्शन। तो ऐसा कर सकते हैं, और नहीं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एक समीकरण भी बनाया कर सकते हैं। भाई देखो पानी मिलाना है और पानी मिलाने के बाद आपका अनुपात 7:6 का हो जाए, तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि माना x लीटर पानी या x किलोग्राम पानी मिलाना है, माना x किलोग्राम पानी मिलाया, ठीक है। अब मैं इसको समीकरण के माध्यम से कर रहा हूं। तो दूध की मात्रा 35 फिक्स है, पानी की मात्रा 20 में x मिलाने की बात कर रहा है, और प्रश्न के अनुसार अनुपात 7:6 का बन गया है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 20 और 7 का गुणा 140, 7 का x से गुणा 7x, 35 और 6 का गुणा 210। 140 का पक्षांतरण होगा, घटाने पर 7x बराबर 210 माइनस 140, और हमारी पोजीशन यहां पर बनेगी 7x बराबर 6 और 7 70, और इसलिए x का मान कितना हो गया, x का मान 10। ये आपके प्रश्न का आंसर है। अभी आपके ऊपर है कि हम आधा अधूरा बंटवारे करने के बाद ये प्रारंभिक मात्रा 35 किलोग्राम 20 किलोग्राम प्राप्त करने के बाद हम बाय ऑप्शन उस प्रश्न को सोचते हैं या उसको समीकरण के माध्यम से x जोड़ करके प्रश्न को हल करते हैं। अभी आपके ऊपर। चले आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ए रुपए 1200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु, यानी 1200 जो है आपका अंकित मूल्य है, एक वस्तु को 10% और 20% के क्रमिक छूट पर प्राप्त करता है, ठीक है ना। 10% का डिस्काउंट, 20% के डिस्काउंट प्राप्त करता है। अब आगे कहता है वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। इसका मतलब जो क्रय मूल्य आपका आएगा, यानी खरीदने का जो मूल्य हुआ, क्योंकि जब व्यापारी बेचेगा तो आप खरीदने वाले हैं, यानी अमित जो है अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को ए व्यक्ति जो है वो खरीदने वाला है, ठीक है। जब व्यापारी बेच रहा है तो व्यापारी के लिए उसका विक्रय मूल्य वस्तु का, लेकिन खरीदने वाले ए के लिए उसका क्रय मूल्य है। उसके ऊपर वो 10% परिवहन पर खर्च करता है, यानी कॉस्टिंग बढ़ जाती है 10% आपकी, और उसके बाद में किस मूल्य पर बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। अब देखिए सर, हम लोग क्या कर रहे हैं सर,
भाई जो आपका प्रश्न कहता है ना वो काम कर दो, आपको तो कुछ भी नहीं सोचना है सर। इतना लंबा चौड़ा जो प्रश्न है आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगर मैं प्रश्न की बात करता हूं तो अगर तरीके के अंदर तो हमारे पास में क्या आने वाला है कि 1200 रुपए अंकित मूल्य है, ठीक है ना। उसके बाद में मैं 2 छूट देने वाला हूं, उसके बाद क्रय मूल्य आएगा। फिर क्रय मूल्य के ऊपर 10% परिवहन लागत को निकालते हुए जोड़ने वाला हूं तो वास्तविक क्रय मूल्य आएगा, और उस वास्तविक क्रय मूल्य के ऊपर 15% का लाभ लेने वाला हूं और उसके बाद में विक्रय मूल्य आएगा, है ना। तो आपको 3 चरणों में करना पड़ेगा, पहले क्रय मूल्य, फिर वास्तविक क्रय मूल्य, और फिर लाभ को 15% को जोड़ते हुए विक्रय मूल्य। तो 3 स्टेप में प्रश्न होगा। आप क्या करेंगे, एरो डायग्राम सबसे आसान है। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई एक वस्तु है 1200 रुपए की, ठीक है ना। उसके ऊपर पहले तो दिया सर 10% का डिस्काउंट, फिर दिया 20% का डिस्काउंट, उसके बाद में कॉस्टिंग बढ़ गई 10% की, और उसके बाद में लाभ जुड़ गया 15% का। तो बताइए कितना विक्रय मूल्य हो गया, ये निकालना आपको, सीधी सी बात है। भाई प्रश्न ने कहा ना कि 10% क्या है और 20% क्या है, छूट है, और छूट का मतलब कमी होना है। उसके बाद में ये 10% क्या है, परिवहन पर खर्च करने की बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर 10%, यानी कि उसका जो मूल रुपया है, जो क्रय मूल्य है, जब कॉस्टिंग उसमें जोड़ देंगे ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, तो वो बढ़ जाएगी, तो 10%, उसके बाद में लाभ का 15% जोड़ देना। तो अगर आप इसको कर लेते हैं एक स्टेप के अंदर आप अपना प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 1200 से स्टार्ट करते हुए 10% का डिस्काउंट कम करना 90 करते हुए 90/100, 20% का डिस्काउंट 20 कम करने पर 80/100, 10% ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना है तो 10 बढ़ा करके 110% कर लेना, और 15% लाभ का जोड़ना तो 115% कर लेना। चलें देखते हैं यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है सर। 1 2 3 4 और 5 जीरो जो हमारे वो कट जाते हैं सर। देखो 1 2 3 4 5 जीरो कट जाते हैं, है ना। उतनी गणना कर रहा हूँ जितनी मेरे लिए आवश्यक है। जैसे 5 के पहाड़े से मैं देखूंगा 2 बार, तो 5 के पहाड़े से यह 23 बार कट जाएगा, और 2 के पहाड़े से यह 8 4 बार कट जाएगा, और कुछ नहीं कटता है। तो बटे में जो 100 है ना, तो पॉइंट के बाद 2 अंक लग जाने हैं सर, सीधी सी बात है। और पॉइंट के बाद 2 अंक वाला ऑप्शन ए और बी में से कोई उत्तर मेरा होने वाला है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज है, 2 का 9 से गुणा करूंगा 18 का 8, 8 का 4 से गुणा करने पर 32 का 2, 2 का 1 से गुणा करने पर 2, और 2 का 3 से गुणा करने पर 6, यानी अंतिम अंक जो 6 बनेगा। और ऐसा सोचते हुए मैं अपने प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी दे सकता हूं, क्योंकि अंतिम जो है पॉइंट के बाद 2 अंक आने वाले हैं, और अंतिम भी 6 के रूप में आने वाला है, ठीक है सर। तो ऐसा आप सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब देख रहे हैं कि अब ये पूरा नहीं कटेगा सर, और पूरा जब नहीं कटेगा, देखो 2 जीरो कहीं पर कटने की गुंजाइश नहीं है, समझ गया ना भाई। जीरो कब कटेगा, जब आपके पास में 2 होगा, ये 4 होगा, 6 होगा, एक सम संख्या होगी, उसके साथ में अंक 5, यानी 5 का पहाड़ा से कटा ऐसा नंबर हो, तो आपके दिमाग में आ रहा कि 12 है, 9 है, 4 है, 11 है, 23 है, ये 5 के पहाड़े से कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो गुंजाइश अगर आपके पास में नहीं है तो इसका मतलब 100 का 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक आना वहां पर निश्चित है। समझ रहे हो बात को। तो चलिए सर अब मैं इसको चलो देख ही लेते हैं सर, कर लेते हैं इसको सॉल्व अगर आप चाहें तो, है ना। तो 11 का 23 से गुणा कर रहा हूं। देखिए पोजीशन हमारी इस प्रकार से है, 12 9 4, 11 का 23 से गुणा कर रहे हैं 11 3 33, हाथ से लगा 3, 22 और 3 ये 25 हो जाएगा, बटे में आपका 100 रहेगा। अब अगले स्टेप के अंदर मैं 4 का गुणा करना चाह रहा हूं, तो ये 12 गुणा 9। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमको समय खराब नहीं करना है ना। जब आपको पता लग गया पॉइंट के बाद 2 अंक है क्योंकि 100 बचने वाला है, तो अब आप गुणा कर लो कि इकाई का अंक क्या बचेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक वाले परिणाम हमारे ऑप्शन बी और सी ए में है, तो ये तो आपका उत्तर होगा ही नहीं। अब इसमें जो इकाई का अंक मतलब सबसे आखिरी का अंक 5 है या 6 है, इसको चेक कर लिया हम लोगों ने, पता लगा 6 है, तो आप इस प्रकार से जो है समय बचा सकते हैं। चलिए पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 और 5 20 और 21, हासिल लगा 2, 4 दूना 8 और 2 10 हो गया बटे में 100 है। अब मैं 9 का गुणा करना चाह रहा हूं, तो 12 गुणा 9 जीरो, 12 नम 108 है ना, तो 108 हो गया सर, ठीक है, बटे में 100 हो गया। अब 12 का गुणा फिर से करना चाह रहा हूं, तो 12 गुणा करेंगे तो 12 8 96, 12 एकम 12, हासिल 1, 108 और 1 109, और 100 के 2 अंक है, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव है, और ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर है 1092.96। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर है। अब ये आपके ऊपर से समय कैसे हम लोग बचा सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए। हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को
8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि, 8% लाभ पर बेचना है, उसके बाद मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपए अधिक है, यानी 8% लाभ पर बेचते हैं तो 28 रुपए अधिक मिलता है, जो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलती। देखिए पहली बार 8% के लाभ की बात प्रश्न कर रहा है, दोबारा दूसरी स्थिति में 8% हानि पर बेचने की बात कर रहा है और 28 रुपए अधिक मिलने की बात करता है। हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि अधिक और कम हमारे हमेशा अंतर को रिप्रेजेंट किया करते हैं, समझ गए ना। तो यहां दो प्रकार की सिचुएशन है, उसका अंतर जो है आपका 28 रुपए है। देखिए पहली सिचुएशन हमारी बात हो रही है 8% लाभ, और 8% लाभ होने पर विक्रय मूल्य 8 जोड़ करके 108, और हमारी दूसरी सिचुएशन बनती है 8% हानि, 8 घटाने पर विक्रय मूल्य 92 है। तो मूल रूप से जो 8% लाभ 8% हानि पर हमारा जो अंतर बना है 8 रुपए का अंतर बना है। अब चलिए अपने प्रश्न के लिए इसको अप्लाई करता हूं मैं 28 के ऊपर। तो 28 जो है वो 16 के बराबर है, यानी अंतर के बराबर है। 28 में 16 का भाग देना है और प्रश्न कहता है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, और वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100 के बराबर है। ठीक है, इसलिए 100 का गुणा करना है। 4 का पहाड़ा लगाता हूं, 7 बार इसको काट लेते हैं, 4 के पहाड़े से इसको हम 25 बार काट लेते हैं। 25 और 7 का गुणा कितना हो गया सर, 175। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न पहले से हैं। आगे बढ़ते हुए, कृष्ण के पास 12 संतरे हैं, वह उनमें से x को 10% के लाभ पर बेचता है। देखो 12 संतरों में से x संतरे 10% लाभ पर बेचता है और शेष को 10% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसे 5% का लाभ होता है, x का मान क्या है। देखिए अब आप इस प्रश्न को भी दो प्रकार से कर सकते हैं। आप x या तो x लेकर के प्रश्न को हल करें, और या x के स्थान पर आप इन संतरों की संख्या को ले लें। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आप सोच लें कि 12 संतरे उसके पास में है, एक संतरा 1 रुपए का, ऐसा सोच लें, यानी आपका सौदा 12 संतरे 12 रुपए का सौदा है। ठीक है, आपने कहा कि 7 संतरे 10% के लाभ पर बेचे, तो 7 का 10% आप ऐसा निकाल सकते हैं भाई, 7 संतरे यानी 7 रुपए, 10% लाभ 0.7 रुपया हो गया। और उसी प्रकार से अगर 12 में से 7 चला गया तो 5 संतरे, तो 5 पर 10% की हानि की बात कर रहा है, तो 0.5 हो गया, डिफरेंस करने पर 0.2 हो गया। ठीक है ना, ये जो रिजल्ट है क्या वो 0.5% के बराबर बनता है क्या, तो 12 का 5% 0.6 के बराबर बनना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो वो अपने प्रश्न का उत्तर है। तो बाय ऑप्शन तो इस प्रकार से करेंगे, और अदरवाइज आप x को मान करके आप हल करेंगे। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 12 संतरे 12 संतरे, संतरों की संख्या पर प्रश्न नहीं होगा, 12 रुपए, यानी 1 रुपए का एक संतरा, ऐसा सोचते हुए 12 रुपए के सौदे की बात करें। तो x का 10% लाभ, ठीक है ना, तो x 10% लाभ का मतलब हुआ 110/100 है ना, 10% लाभ है, 10 जोड़ना है, 110/100 करना। शेष का मतलब अब हो जाएगा 12 - x हो जाएगा, अगर मैंने x की संख्या ली है तो 12 - x, और इस पर 10% की हानि 90/100 बराबर किसके होगा, पूरा सौदा 12 संतरे 12 रुपए का 5% का लाभ, तो 12 गुणा 5% जोड़ने पर 105/100। जब इस कैलकुलेशन को करूंगा तो जो आने वाला x का मान होगा वो मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए 100 तीनों पदों में है, इसलिए मैं काट लेता हूं। गुणा करने पर यहां पर पोजीशन है 110x, बार नम 108 1080 माइनस 90x बराबर 1260। इनका गुणा हो गया, 12 का 105 से गुणा। चलिए सर, यहां से इन दोनों की कैलकुलेशन, ये नहीं ये वाला है ना, 110 और 90, ये हो गया सर 20x बराबर 1260 माइनस 1080। पोजीशन हमारी बन रही है 20x बराबर 0, 8 8 16 हासिल 1, 180 हो जाएगा सर। और यहां से जैसे ही आप देखेंगे तो x का मान क्या हो गया, 180/20, 0 काटते हुए 2 9 18, यानी x बराबर कितना हो गया सर, x का मान 9 के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर है। वापस से ध्यान देना, बाय ऑप्शन अगर आप करते हैं और धीरे धीरे ऑप्शन सी तक पहुंचते हैं कि 9 संतरे है ना, x का मान अगर 9 है तो 9 संतरे 10% के लाभ पर, तो ये इनका जब गुणा करेंगे 9 का 10% अगर आप देखेंगे तो ये 0.9 के बराबर है। 12 में से 9 को घटाने पर 3 पर 10% की हानि है, तो 3 पर 10% की हानि का मतलब क्या है, 3 गुणा 10/100 0.3 हो गया, तो 0.9 का लाभ था,
0.3 की हानि थी, घटाने पर 0.6 हुआ, और जो कि 12 का 5% 0.6 है। तो हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं और एक्स लेकर के भी इस प्रश्न को किया जा सकता है। अभी आपके ऊपर कि भी किस प्रकार से हम करें। प्रश्न है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 35 के बराबर है, एक्स प्लस वाई 5 के बराबर है, 1/x प्लस 1/y का मान क्या है। चलिए सर देखते हैं किस प्रकार से हम लोग हल करें। हमारा जो प्रश्न है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 35 के बराबर है, ठीक है ना। देखो हमारे पास में x प्लस वाई का मान है, और जब मैं इसको देखता हूं कि जो मान मुझे ज्ञात करना है, जब मैं इसका एलसीएम लेता हूं, ध्यान दीजिए, मुझे जो ज्ञात करना है वो 1/x प्लस 1/y है। इसमें एक्स वाई के रूप में एलसीएम लेने पर अंश में क्या होगा, y प्लस एक्स होगा। तो मेरे पास में ये दो मान चाहिए बेसिकली, भाई x प्लस वाई का मान आ जाए और एक्स वाई का मान आ जाए, हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और अब आप कह रहे हैं कि x प्लस वाई का मान तो मेरे पास 5 है, तो ऊपर तो 5 है, ठीक है ना, और एक्स वाई का मान मेरे पास में नहीं है सर। तो एक्स वाई का मान, भाई मेरा टारगेट क्या है सर, मेरा टारगेट है एक्स वाई का मान निकल करके आ जाए। एक्स वाई का मान निकल जाएगा तो हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं केवल इतना सोच लेता हूं, ध्यान दीजिए, प्रश्न तो हम लोग हल करेंगे, तो पता लगा एक्स प्लस वाई का मान 5 है, अंश में 5 कहां है, पता लगा अंश में 5 ऑप्शन नंबर सी में है। तो एक संभावना हमारी बनती है कि क्या ये उत्तर, यानी भाई अगर मेरे को तरीका नहीं आता चलो छोड़ा उसको, लेकिन मैं इस प्रश्न के अंदर रिस्क लेने की स्थिति में हूं, और मोस्टली मैं समझता हूं कि रिस्क हमारी सही होने की स्थिति में रहने वाली है। अभी चेक करेंगे तो हो सकता है, देखो है ना, हम लोग कह रहे हैं 99% सही है हम, लेकिन 1% फिर भी गलती की संभावना है। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि भाई जिनको कुछ भी नहीं पता चल रहा इस प्रश्न में, तो वो 99% की पोजीशन में रिस्क ले सकता है, ये कहने का मतलब है। हो सकता है वो गलत हो जाए, तो वैसे ही वो गलत है अगर कुछ नहीं सोच पा रहा है तो, और अगर सोच पा रहे हैं तो उसको तरीके के माध्यम से इसको और अच्छे से सोच लें और कंफर्म कर लें, जो 1% की गुंजाइश है गलत होने की वो भी नहीं हो, ठीक है ना। तो चलिए वापस से बात करता हूं। देखिए 1/x प्लस 1/y का मान मुझे चाहिए, उसके लिए एक्स वाई एलसीएम बनने पर x प्लस वाई, जिसका मान मेरे पास में अंश में है लेकिन एक्स वाई का मान नहीं है, तो कुल मिलाकर के मुझे एक्स वाई का मान चाहिए। अब चलिए यहां से जो मैं बात करने वाला हूं, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी सर, है ना, एक्स वाई के रूप में नहीं पढ़ी, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, याद आ रहा है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने निश्चित रूप से द्विघातीय समीकरण, द्विघात व्यंजक, बहुपद को जब पढ़ते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण को भी पढ़ा, और जब आपने बहुपद को पढ़ा तब भी ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। समीकरण के मूल और गुणांकों में संबंध, और बहुपद में शून्यकों और गुणांकों में संबंध के रूप में पढ़ा है। तो मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पर एक्स वाई के लिए अप्लाई करता हूँ। तो देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका जो फॉर्मूला रहा वो ये रहा सर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा का मतलब एक्स वाई, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया सर एक्स प्लस वाई, बराबर में कितना हो गया 35। चलिए यहाँ पर कुछ मान हमारे पास में है, ये मान हमारे पास में है एक्स प्लस वाई का, जिसको रख देता हूँ 5 का क्यूब -3 एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब 5 बराबर कितना 35। 5 का क्यूब 5 5 5 का गुणा 125 हो गया, माइनस में 15 एक्स वाई हो गया, बराबर में 35 हो गया, ठीक है। माइनस का 15 एक्स वाई उधर की ओर शिफ्ट करते हुए, प्लस बनाते हुए, 35 को लेफ्ट में लेते हुए, घटाते हुए, तो ये पोजीशन रही सर 15 एक्स वाई, इसमें से 35 घटाने पर हो गया 90, ठीक है। तो इसलिए एक्स वाई का मान क्या हो गया, एक्स वाई का मान 90/15, जो कि 6 के बराबर रहा। तो मेरा टारगेट था एक्स वाई के मान को प्राप्त करना, और जब एक्स वाई का मान प्राप्त हो गया, मैं इस स्थान पर रख लेता हूं 6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मान लीजिए ये प्रोसेस, देखिए सर चूंकि अब परीक्षाओं के लिए आप तैयार हैं, तो ये प्रोसेस नो डाउट आपके जानकारी में होगा। इन केस अगर नहीं है तो हम इतना सा सोच करके भी हम 99% श्योर हो सकते हैं, ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर विशेष रूप से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला, जो कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको लगाना है। आगे बढ़ते हुए, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, वर्ग की बात कर रहा है, स्क्वायर है, भुजा है, लंबाई है 14 सेंटीमीटर। वर्ग के अंतर्गत और परिवृत्त है ना, अंतर्गत और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब हमारा प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि एक वर्ग की भुजा अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसके एक अंतर्गत वृत्त है ऐसा, ठीक है, और इसके एक परिगत वृत्त है इस प्रकार से, है
है ना, एक अंतर्गत और एक परिवृत्त, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। अब मुझे बताइए कि जो अंतर्गत वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी सर। अगर वर्ग की भुजा ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो आप अंतर्गत वृत्त जो अंदर की ओर है उसकी तो ये 7 हो गई, एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो उस स्थिति में वर्ग का विकर्ण क्या है। विकर्ण जो होता है वो a√2 हुआ करता है, यानी 14 वर्गमूल 2 रहने वाला है। अगर मान लेता हूं मैं a से ऐसा c तक का जो माप है ये पूरा ये माप 14√2 है, तो इस सेंटर से आधा हिस्सा क्या होगा, ये जो रिजल्ट रहेगा वो 7√2 रहेगा। तो देखिए हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा हमारा आंसर रहा अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या 7 रही और परिगत वृत्त की त्रिज्या आपकी 7√2 रही। 7 से 7 काट लेते हैं और हमारे प्रश्न का आंसर 1:√2, ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा। बहुत आसान सा सवाल था, केवल आपको सोचना था वर्ग के विकर्ण का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वही भुजा व्यास है उस वृत्त की, आधा हो जाना उसकी त्रिज्या हो जाएगी। और परिगत वृत्त यानी चारों शीर्षों से जाएगा, तो बेसिकली जो विकर्ण रहेगा ये उस वृत्त का व्यास रहेगा। तो मुझे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, और वर्ग का विकर्ण a√2 के फॉर्मूले से 14√2 हो गया, उसका आधा करने पर उस परिगत वृत्त की त्रिज्या 7√2 हो जाएगी, अनुपात 1:√2। अगला प्रश्न, 17 की घात 37 प्लस 29 की घात 37 को 23 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहता है। ध्यान दीजिए सर, आपके दिमाग में हमेशा एक चीज आनी चाहिए। देखिए a की घात n प्लस b की घात n सदैव a प्लस b से विभाजित होता है, ये आपके दिमाग में आए, सदैव विभाजित होता है यदि n जो n है घात ये विषम हो। ये शर्त और है सर, अगर n घात विषम है तो ये ऐसा होता है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। तो a की घात n प्लस b की घात n सदैव a प्लस b से विभाजित हो जाएगा। शर्त केवल ये होगी कि यहां पर n होना चाहिए विषम संख्या के रूप में, और यहां पर n का मान इस प्रश्न में क्या बन रहा है सर, इसमें बन रहा है 37, यानी n विषम संख्या है। तो इसका सीधा मतलब हुआ 17 की घात 37 प्लस 29 की घात 37, है ना, ये सदैव 17 प्लस 29 बराबर 7 और 9 16 हासिल 1, 3 और 1 4, सदैव 46 से विभाजित होगा, 46 से विभाजित होगा। और अगर आपके जानकारी में ये आ रहा है कि भाई ये जो है 46 से विभाजित हो रहा है, तो जो संख्या 46 से विभाजित हो रही है वो प्रश्न के आधार पर ये 23 से भी विभाजित होगी, है ना। और मैं यहां लिख रहा हूं कि जो संख्या 46 से विभाज्य है, 46 से विभाज्य है, वह 23 से भी विभाज्य होगी। और अगर संख्या 23 से विभाज्य हो गई, इसका मतलब क्या है सर, शेषफल क्या है, क्योंकि विभाजित हो गई है तो शेषफल जो है ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपके दिमाग में आ गया। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी पावर जो है वो n दोनों स्थानों पर समान है, विषम पावर होनी चाहिए, शर्त है विषम पावर हो। जैसे आप देखते हैं a³ प्लस b³ a प्लस b से पूरी तरह से विभाजित होता है, a की घात 5 प्लस b की घात 5 a प्लस b से विभाजित होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर विषम पावर होने पर 17 प्लस 29 यानी 46 से विभाजित होगी। जो संख्या 46 के पहाड़े में आती है वो निश्चित रूप से 23 के पहाड़े में भी होगी। कारण क्या है, 23 के पहाड़े में 46 है, और जो 46 के पहाड़े में नो डाउट वो भी 23 के पहाड़े में है। यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, देखिए मैं बात कर रहा हूं, त्रिभुज का निर्माण कर रहा हूं ABC, है ना ऐसा, और केंद्रक की बात कर रहे हैं, यहां पर G केंद्रक है, 12 सेंटीमीटर लंबी माध्यिका AD है। देखिए माध्यिका मीडियन की बात की जा रही है AD, और AD की लंबाई कितनी है सर, AD आपकी 12 सेंटीमीटर है। हमारा प्रश्न कह रहा है AG का मान कितना है, और हमारे जानकारी में क्या होना चाहिए कि केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये हमने पढ़ा है। वापस सुन ले किस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं
केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। और यहां पर दो हिस्सा जो कहां है, दो हिस्सा शीर्ष की ओर है और एक हिस्सा सामने भुजा की ओर है। तो ये जो रिजल्ट रहा सर 2 और 1 का अनुपात रहा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब देखें हमारे प्रश्न का जो आंसर रहा 12 किसके बराबर है, तो 12 अनुपातों क्रम में 2 और 1 मिलकर के 3 के बराबर है, 3 का भाग देना। और जब मैं एजी की बात करता हूं तो 2 से गुणा करना, 3 के पहाड़े से 12 कटेगा 4 बार, 4 का 2 से गुणा कितना होगा सर 8 सेंटीमीटर। हमारे प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपने प्रश्न का उत्तर रहा। आगे बढ़ते हुए हमारा जो अगला प्रश्न है, यदि एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 1 एक्स क्यूब, भाई यहाँ पर देखो कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, यहाँ भी एक्स क्यूब आ रहा है और यहाँ भी एक्स क्यूब आ रहा है, तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा लगता है मुझे। एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है ना, ये एक्स क्यूब नहीं होगा कि दोनों स्थानों पर एक्स क्यूब नहीं होगा, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर। या इसको एक काम करते हैं, इसको पहले वाइट कर देते हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर ऐसा सोच लेते हैं। चलिए सर, तो एक्स क्यूब और ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 एक्स माइनस 6 के एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 गुणनखंड है। ध्यान दीजिए गुणनखंड है, और गुणनखंड होने का मतलब क्या है कि यहां से इसको अगर 0 के बराबर करूं तो x का जो मान आएगा उस मान के द्वारा यह बहुपद या जो समीकरण बनती है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। अगर ये व्यंजक है, बहुपद है, तो इसका मान संतुष्ट होने का मतलब 0 आ जाए, और अगर ये समीकरण है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस के अंदर कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। तो चलिए सर, जब मैं बात करूंगा x प्लस 1 को 0 के बराबर लेना हो, यानी x बराबर -1 रखना, तो जैसे ही x के स्थान पर -1 रखेंगे तो -1 की घात 3 प्लस a प्लस 1 -1 की घात 2 माइनस b माइनस 2 x के स्थान पर -1 -6, ये 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। और जब इसको हल करेंगे तो -1 का क्यूब क्या रहा सर, -1, ये +1 होगा गुणा करने पर a प्लस 1, यहाँ माइनस से माइनस का गुणा ये प्लस होने पर, प्लस b माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0। तो पहली जो समीकरण हमारी बन रही है वो समीकरण बन रही है a प्लस बी ऐसा, और 1 से 1 कट गया सर, ये +1 -1, ठीक है, -8 बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। x प्लस 1 बराबर 0 सोचते हुए x का मान -1 रखा। अब दोबारा मैं x माइनस 2 बराबर 0 करता हूं, तो यहां से x का मान क्या हो गया, x का मान हम 2 रखने की बात कर रहे हैं, और जैसे ही x का मान 2 रखेंगे तो यहां पर पोजीशन बनेगी 2 का क्यूब प्लस a प्लस 1, यहां पर 2 का स्क्वायर माइनस b माइनस 2, x का मान 2 -6 बराबर 0। जैसे इसको हल करते हैं, 2 का क्यूब हो गया सर 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा करने पर 4a प्लस 4, 2 से गुणा करना, बाहर माइनस है तो -2b, माइनस माइनस का गुणा प्लस का 4 -6 बराबर 0। और इस समीकरण को देखें तो ये पोजीशन बनती है हमारी 4a माइनस 2b, ठीक है। 8 और 4 12 और 4 16 में से 6 गया 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब या तो देखिए, अब देखो मैंने क्या कहा, या तो का मतलब दो स्थितियां, या तो जब आपका प्रश्न कह रहा है a और b के मान है तो इसका मतलब मैं ऑप्शन को ट्राई कर लूं, इसके बाद a और b का मान 1 बाय 1 ऑप्शन से रख दूं, भाई समीकरण दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए a और b का मान अगर है तो, और या इन समीकरणों को मैं हल कर लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके बाद मैं बाय ऑप्शन आगे बढ़ूं। भाई यहां तक को एक बार वापस से रिपीट कर लेता हूं। भाई हमारा प्रश्न ही कह रहा है कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, और गुणनखंड होने का मतलब पूरा पूरा वहां पर विभाजित होना, भाग लगना। तो जब x प्लस 1 गुणनखंड हो गया तो x प्लस 1 को अगर 0 के बराबर सोचा तो x का मान -1 आया, -1 रखने पर इस व्यंजक का उत्तर 0 बने, ठीक है। तो x के स्थान पर -1 रख करके a b की एक समीकरण बना दी। इसी प्रकार से x माइनस 2 अगर गुणनखंड है तो x का मान 2 सोचते हुए a b की एक नई समीकरण बन गई। अब जब a b की 2 समीकरण बन गई और आपका ऑप्शन a b का ही उत्तर चाहता है
तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय ऑप्शन आप सोच सकते हैं। देखिए ए के स्थान पर 2 और बी के स्थान पर 8 रखो तो देखो पहले के अंदर रख रहा हूं 2 + 8, 10 में से 8 घटाने पर 0 नहीं आता है, ऑप्शन नंबर ए फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1 और 7 रखते हैं। देखो एक्स ए का मान 1 रखा, 7 रखा, 1 और 7 कितना हुआ 8, 8 में से 8 गया, उत्तर 0 आया, तो एक ऑप्शन तो पास हो गया। यहां पर रखते हैं ए के स्थान पर 1 रखने पर ये 4 हो गया, ठीक है, 4 ये प्लस का 10 14 हो गया, और 7 रखने पर 7 दूना 14 माइनस का हो गया, तो ये दोनों समीकरण के अंदर ये पास हो गया। ए का मान 1 और बी का मान 7 आप रख करके देखें तो पहले में भी और दूसरे में भी रखेंगे, आपका उत्तर है ना 0 बराबर 0 बन रहा है। इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन बी आपका उत्तर है। और नहीं तो आप गुणांकों को बराबर करने वाले तरीके से ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारा प्रश्न है x एक वास्तविक संख्या है, x की घात 4 + 1 बटा x की घात 4 119 है, x - 1 बटा x का मान। देखिए काफी सारे प्रश्न हम लोगों ने इस प्रकार के डिस्कस किए हैं। 119 है और मुझे ज्ञात करना है x - 1 बटा x का मान। तो देखिए सीधा सीधा कोई लिंक नहीं है, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूले हमने पढ़े हैं x से स्क्वायर करते हुए x स्क्वायर पर जाना, x से x क्यूब करते हुए, वर्गमूल करते हुए हम लोग इस प्रकार की बात करते हैं। तो यहां पर आपके पास में देखिए एक बार वर्गमूल करेंगे तो x स्क्वायर + 1 बटा x स्क्वायर हम प्राप्त करेंगे, और उसके बाद दोबारा वर्गमूल करेंगे तो हम x - 1 बटा x प्राप्त करेंगे। तो 2 बार मुझे वर्गमूल करना है, समझ गए। चलिए वर्गमूल करते समय हमारा फॉर्मूला p और 2 होता है, और छोटी घात देखें यहाँ 4 घात है, यहाँ 2 घात है, तो छोटी घात प्राप्त कर रहे हैं इस केस के अंदर, तो इसके बीच का चिन्ह प्लस आप लिखेंगे, छोटी घात वाला पद उसका चिन्ह। 119 और 2 का योग 121 का वर्गमूल 11, यानी मिड वे पर x स्क्वायर + 1 बटा x स्क्वायर का मान हमारा 11 आ गया। आगे बढ़ते हुए देखिए x स्क्वायर से हम लोग x की ओर जाना चाहते हैं, फिर से वर्गमूल करना चाहते हैं, तो हमारा फॉर्मूला आपका वर्गमूल वाला p और 2 और छोटी घात। देखो अब इस बार x स्क्वायर बड़ी घात हो गया, x छोटी घात हो गई, और छोटी घात का पद हम प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब इसके बीच का चिन्ह माइनस प्राप्त कर रहे हैं, और माइनस प्राप्त करने पर माइनस हो गया। वर्गमूल p - 2, तो p - 2 का मतलब हुआ सर 11 - 2, और 11 में से 2 गया, 9 का वर्गमूल कितना बना 9 का वर्गमूल 3, आपके प्रश्न का आंसर है। अब चूंकि देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का निशान लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वर्गमूल करते समय आप प्लस माइनस के चिन्ह ले सकते हैं। अपना उत्तर जो रहा +-3, क्योंकि आपने पढ़ा है 4 का वर्गमूल 2 और 4 का वर्गमूल +-2 भी लिखते हैं द्विघात समीकरण होने की स्थिति में। तो यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 और यहाँ पर जो +-3 लिखा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका उत्तर। देखिए अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र जो है वो O है, O त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है। देखिए इस प्रकार की हमारी स्थिति है, ये है ABC O, और O कौन है सर लंब केंद्र है, और जैसे ही पता लगा कि O लंब केंद्र है तो इसके बीच का संबंध आपको पता है, एंगल BOC जो होता है वो 180 माइनस एंगल A के बराबर होता है। हम लोगों ने इस प्रकार की 3 अलग अलग स्थितियों के अंदर फॉर्मूले पढ़े थे। प्रश्न कह रहा है BOC 120 है, ये मान 120 डिग्री है, BAC का मान क्या है, ये x ज्ञात करना है। चलिए जो आपका रिजल्ट है BOC = 180 माइनस एंगल A होता है, तो BOC का मान यहाँ पर रखते हैं 120 बराबर 180 माइनस एंगल A। एंगल A का मतलब यहाँ पर x से हो गया सर, जो कि आपको ज्ञात करना है, माइनस x इधर आ जाएगा, प्लस हो गया, बराबर 180 माइनस 120, और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या बना 60 डिग्री। ये आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। अगले प्रश्न के रूप में, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, ठीक है। देखिए ये जो बात हो रही है हमारी ABC, और यहां पर O जो है ये परिकेंद्र के रूप में बात कर लेता हूं। BAC 85 है, BAC ये कोण जो है आपका 85, एक बात, ठीक है। BCA ये कोण है आपका 80 डिग्री है। तो कोण OAC चाहिए मुझे, कोण ये वाला चाहिए सर, O से A होता हुआ C की ओर जो कोण जा रहा है OAC, यानी इस कोण को मुझे ज्ञात करना है, ये x।
चलिए जी, अब इसको अंदर ध्यान देना किस प्रकार से आप करने वाले हैं इसका प्रोसेस। सबसे पहले एक नंबर पर ये कोण आपका निकल करके आएगा, हम लोग निकाल सकते हैं। भाई देखो, त्रिभुज का कोण ए आपका यहां पर 85 डिग्री दे रखा है, ठीक है। बी कोण आपका 80 डिग्री दे रखा है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से हम 85 और 80 को जोड़ करके कम कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है जी। और ये स्थिति आएगी जब इसको आप घटा रहे हैं तो 180 माइनस कितना बना 165, और घटाने पर आपका कोण एक, ये जो कोण बी है एक नंबर पर 15 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है परिकेंद्र होने की स्थिति में केंद्र पर बनने वाला कोण इस परिधि पर बनने वाले कोण से दुगुना होता है, क्योंकि परिकेंद्र का मतलब, देखिए वृत्त की अगर बात करता हूं तो ये परिगत वृत्त ही बनाएगा और परिगत वृत्त का ये केंद्र बिंदु होगा। और हम लोगों ने ये चीज पढ़ी, अगर ये x है तो ये 2x होता है। और अगर हम लोगों ने इसको भी पढ़ा है ABC, और अगर मैं बात करता हूं कि BOC का मान क्या, अगर ये x है तो ये आपका 2x होगा। कब होगा? जब O आपका क्या होगा सर? परिकेंद्र होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोण 15 डिग्री है तो 2 नंबर पर ये कोण निकल करके आने वाला है। 2 नंबर पर ये कोण 2 गुणा 15, 2 नंबर का कोण 30 डिग्री हो गया। तीसरी चीज आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? नंबर 3, परिकेंद्र जो है त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। और जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है तो O से A की दूरी और O से C की दूरी बराबर होगी। परिकेंद्र तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है तो OA और OC आपस में बराबर हो गई। तो 3 नंबर पर हम ये सोच लेंगे कि ये जो कोण है आपका, है ना, कोण OCA, ये भी x डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये x है तो ये वाला कोण भी आपका x हो जाएगा। और चौथे नंबर पर हम त्रिभुज OAC की बात कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये वाला कोण O आपका 30 डिग्री आ गया है। बाकी के 2 कोण x और x के रूप में हैं, बराबर 180। 30 उधर जाएगा, घटेगा, तो 2x बराबर 150 डिग्री होते हुए x का मान कितना हुआ? x का मान 75 डिग्री। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो गया। यानी परिकेंद्र की प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसको यूज की है। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर है, यानी पेरीमीटर आपको दे रखा है। रोम्बस की बात की जा रही है। 146 सेंटीमीटर में चारों भुजाओं का योग है और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण क्या होगा? चलिए सर, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हमको ज्ञात करना होता है, ठीक है। परिमाप बराबर है 146 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 4 गुणा भुजा बराबर है 146, तो इसलिए भुजा कितनी हो रही है सर? भुजा हो रही है 146/4, और मैं इसको पूरा नहीं काट करके 2 के पहाड़ से काट रहा हूं, 73/2, ये आपकी भुजा हो गई, ठीक है। जब आपके पास में आ गया, समचतुर्भुज को जब भी बनाते हैं प्लस का चिन्ह लगाते हुए आप समचतुर्भुज का निर्माण करेंगे, ठीक है जी। यहां पर मैं इसको O मार्क कर लेता हूं, ये A है, ये B है, और आपकी जो भुजा है, चलो इसका आधा कर लेते हैं, या तो 73/2 का मतलब 2 3 6, 2 छंग 12.5, 36.5 हो गया ये, ठीक है। चलिए, अब एक विकर्ण 55 है तो 55 का आधा भी तो कोई होगा भाई। एक विकर्ण का मतलब है, अगर ये पूरा का पूरा विकर्ण हमने पढ़ा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और अगर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो ये जो विकर्ण है 55 का आधा, ये हो जाएगा सर 27.5 हो जाएगा, ठीक है। और मुझे इस x को ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है सर, ठीक है। तो x के लिए आपको वर्ग करके घटाना है, कारण क्या? सबसे लंबी भुजा कर्ण है, और कर्ण का मान आपके पास में 36.5 है, तो 36.5 के वर्ग में से 27.5 का वर्ग मुझे कम करना है, घटाना है। तो चलिए सर, अब आप समझदार हैं, इसका वर्ग आपको करना चाहिए। देखें, इसको 55 25 हाथ से लगा 2, 30 30 60 और 2 62, हासिल लग गया 6, 15 15 30, हासिल का 6 36, 36 72, हासिल लग गया 7,
18 18 36 और 7 43 हासिल लग गया 4, 9 और 4 13, यानी कि ये इतना हो रहा है पॉइंट के बाद 2 अंक। और जब इसका करेंगे तो 55 25 हासिल लगा 2, 35 35 70 और 2 72 हासिल लगा 7, 10 10 20 हासिल का 7 27 और 49 49 और 27 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। 76 का 6 हासिल लग गया 7, 14 14 28 28 और 7 35 का 5 हासिल लग गया 3, 4 और 3 7। भाई कैलकुलेशन आप अपने स्तर के ऊपर कर लेना, मैं समझता हूं कि ये परिणाम हमारा बनने वाला है। और जब मैं इसको घटाऊंगा तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हुए जब घटा रहे हैं तो पॉइंट के बाद 2 5 से 2 5 आपका कट गया है, उसको भूल जाएं। 6 6 12 हासिल लग गया 1, 6 और 7 13 हासिल 1, 8 और 5 13, 576 हो गया सर। और 576 भाई आप ध्यान करें कि भाई इसका जो है वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता है सर। तो पता लगा कि भाई इसका जो वर्गमूल निकलता है 24, 24 का 24 से जब गुणा करेंगे 576 होगा। देखिए 24 का 4 से गुणा 96 हासिल 9, 48 और 9 57। तो ये जो x का मान है वो 24 हो गया। और x का मतलब क्या है, x का मतलब ये वाला O से B तक की लंबाई है। और आपका प्रश्न कह रहा है दूसरा विकर्ण क्या है, तो इसलिए दूसरा विकर्ण इसका डबल हो गया, 2 गुणा 24 बराबर 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ें, अगला जो प्रश्न हमारा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। भुजाएं AB और DC बढ़ाने पर बिंदु P पर मिलती है। दो भुजाएं बढ़ा रहे हैं, बिंदु P पर मिल रही है AB और DC, और भुजाएं AD और BC मिलाते हैं तो Q पर मिलती है। अब चलिए सबसे पहले हम एक चक्रीय चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है सर जिसके चारों शीर्ष जो होते हैं वह वृत्त की परिधि पर हुआ करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ऐसा बना है ताकि भुजाएं हमारी बढ़ा करके मिला भी सके, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूं ABCD इस प्रकार से बना है। प्रश्न कह रहा है कि AB और DC मिलाई बढ़ाई। देखो AB को मैंने ऐसा बढ़ाया, DC को मैंने ऐसा बढ़ाया, ठीक है ना, इस प्रकार से बढ़ाया तो ये बिंदु P पर मिल गए ABDC बढ़ाने पर। इसी प्रकार से AD और BC को मिलाया, AD ऐसा बढ़ाया और BC ये इस प्रकार से हमने आगे बढ़ाया, तो ये मान लेते हैं इस प्रकार से ये बिंदु Q पर मिल गए। चलो इसको मिला लेता हूं सर थोड़ा सा, ये बिंदु Q पर मिलते हैं, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न कहता है ADC 85 डिग्री है। इसको थोड़ा अच्छा सा और बनाते हैं। चलो सर ADC 85 कहाँ है A से D होता हुआ C तक ये 85 डिग्री है। BPC 40 है, BPC ये कोण जो है आपका 40 डिग्री है। और हमारा प्रश्न कह रहा है CQD कितना है, CQ और D, CQD यानी यह कोण मुझे चाहिए सर, ये कोण कितना डिग्री का है, ये x आपको ज्ञात करना है। चलिए सर देखते हैं सर इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए सर हमारे दिमाग के अंदर ये चीज आनी चाहिए। देखो ये त्रिभुज है सर, इसको ध्यान देना आप, ये बेसिकली है ना, आप ये आगे बढ़ा रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, और जब स्ट्रेट लाइन है तो त्रिभुज है। अब त्रिभुज में एक कोण आपके पास में 40 है, इस त्रिभुज का ये दूसरा कोण आपके पास में 85 है, तो क्या इसका तीसरा कोण हम लोग निकाल सकते हैं सर। हम देखो क्या क्या संभावना बनती है, हम इस कोण को निकाल सकते हैं एक बात, उसके बाद हम इस कोण को निकाल सकते हैं, और उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 करते हुए x को ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले नंबर पर ये निकलने वाला है। कैसे निकलने वाला है, ये निकलेगा त्रिभुज ADP में। ध्यान दीजिए ADP ये जो त्रिभुज है आपका, इस ADP त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होने के कारण यह कोण आपका निकला 180 में से एक कोण 85 और दूसरा कोण 40 जोड़ करके घटाना। 180 में से 8 और 4 12, 125 कम करने पर ये 55 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। नंबर 2 पर हम इसको निकालना चाहते हैं। नंबर 2 पर चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोणों की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। चक्रीय चतुर्भुज के
अभिमुख कोण कैसे होते हैं सर? अभिमुख कोण समपूरक होते हैं, यानी आमने सामने वाले कोण उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब हम चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, अभिमुख कोण आमने सामने वाले कोणों की बात कर रहे हैं 180, तो ये 180 में से 85 घटा दें तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया सर? 95 डिग्री हो गया। ठीक है, और अब तीसरा और अंतिम जो हमारे प्रश्न के आंसर के लिए त्रिभुज ए बी क्यू की हम बात कर सकते हैं। त्रिभुज ए बी क्यू त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, और ये कोण हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 55 डिग्री के रूप में। ठीक है, उसके बाद बी बिंदु पर कोण आप निकाल चुके हैं 95 प्लस एक्स बराबर कितना है? 180। तो एक्स बराबर 180 माइनस, ठीक है जी, त्रिभुज ए बी पी क्यू है ना, 180 माइनस, इनको जोड़ने पर 5 5 10 हासिल लगा 1, 10 और 5 15, और घटाने पर आपका आंसर क्या रहा सर? 30 डिग्री। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन में अगर देखता हूं तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर है। यानी कुल मिलाकर के लैंग्वेज के आधार पर डायग्राम हम प्रॉपर वे में बना लें। जो कंडीशंस आपके पास में है, त्रिभुज की प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है, और एक छोटी सी प्रॉपर्टी लग रही है चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोणों का संपूरक होना। अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाएं हैं। वे वृत्त के केंद्र के एक ही दिशा में हैं। ठीक है ना, दिशा एक है तो आप घटाएंगे और दिशा अलग है तो आप जोड़ेंगे। तो दोनों समांतर जीवाओं के मध्य की दूरी क्या है? देखिए, दो अलग अलग स्थितियां हैं। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति की बात कर रहा हूं। देखो, ये सेंटर है आपका। प्रश्न कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 16 सेंटीमीटर की जीवा है। देखो, यहां से मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूंगा। ए बी अगर आपके पास में 16 है, मैं यहां से केंद्र से इस पर लंब डाल देता हूं, तो ये इसको समद्विभाजित करती है, तो 16 का आधा 8 हो गया, और ये जो है आपके पास में 10 है, तो 10 8 के ऊपर क्या मैं इस x को ज्ञात कर सकता हूं? आप कहेंगे 6 हो गया सर, है ना। सीधा कोशिश करें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के माध्यम से, और नहीं कर सकते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाते हुए इसका मान 6। इसी प्रकार से दूसरी जो जीवा है वो भी केंद्र के उसी ओर है, यानी एक ही और दोनों जीवाएं हैं। इस O से अगर मैं इसके ऊपर लंब डालता हूं Q, तो अगर CD का जो मान है प्रश्न के आधार पर 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आधा हिस्सा क्या हो गया? CQ 6 है। ये अगर आपका 10 है तो मैं इस Y को ज्ञात करना चाहता हूं, और Y का मान क्या होगा सर? 10 और 6 के आधार पर 8 हो गया। तो अब मुझे बताइए, दोनों जीवाएं अगर केंद्र के एक और है, जीवाओं के मध्य की दूरी घटा देंगे। जीवाओं के मध्य दूरी 8 माइनस 6 बराबर 2 सेंटीमीटर, और अगर विपरीत और होती तो 8 और 6 जोड़ करके 14 सेंटीमीटर हमारे प्रश्न का उत्तर होता। वापस ध्यान देना, लॉजिक क्या लगना है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है सर? समद्विभाजित करता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है। जीवा की लंबाई अगर आपके यहाँ से A से B तक 16 है, लंब है, तो ये आपका 8 हो गया। त्रिज्या यानी कि उसका कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम O से P की लंबाई, उसी प्रकार से O से लेकर के हम Q की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, और दोनों एक ही दिशा में होने पर आप उन परिणामों को घटा दें, जीवाओं के मध्य की दूरी प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हुए, हमारा प्रश्न है 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु A पर बाह्य स्पर्श करते हैं। देखिए, 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात हो रही है। एक वृत्त 8 सेंटीमीटर का है, एक वृत्त जो है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। बाह्य, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करने की बात कर रहे हैं बिंदु A पर। क्रमशः O1 O2 केंद्रों वाले उन वृत्तों की, देखो क्रमशः O1 यानी पहले वृत्त का और O2 दूसरे वृत्त का है, केंद्रों वाले उन वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब क्या हो गया सर? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट PQ है, PQ की लंबाई की बात की जा रही है। और जब हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये अनुस्पर्श रेखा है, ठीक है ना, तो इसके लिए PQ की लंबाई के लिए हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है सर, d² माइनस r का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा जो है आप अनुस्पर्श रेखा की लंबाई की बात करते हैं, और इस फॉर्मूले में जब यहाँ पर प्लस हो जाता है तो तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। ये दोनों चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है। ठीक है, तो वापस मैंने उसको माइनस कर देता हूँ। तो ये अनुस्पर्श यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है।
है ना, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की बात हो रही है। चलिए सर, इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप करते हैं। डी का मतलब है केंद्रों के मध्य की दूरी, और आपके दिमाग में आना चाहिए कि दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी होने वाली है ये 8 और आगे 2 है, तो ये 10 के बराबर होगी, 10 का स्क्वायर माइनस आर का अभिप्राय हुआ बड़ा वृत्त की त्रिज्या 8, छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर 10 का स्क्वायर 100, 8 में से 2 गया, 6 का स्क्वायर 36, घटाने पर 64 का वर्गमूल कितना हुआ, 8। तो हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी के द्वारा दिया जाएगा। अनुस्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई रहेगी वो 8 सेंटीमीटर। अगला जो प्रश्न है हमारा, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1452 और 3 वर्ष में 1597.20 हो जाती है। दर प्रतिशत क्या है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है सर, क्योंकि गैप जो है 2 साल और 3 साल का एक ही वर्ष का गैप है, तो डायरेक्ट जो है अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना है, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है जब आपका समय का अंतर 1 वर्ष का होता है, ठीक है ना। तो ये 1452 रुपए है, और आगे बढ़ते हुए हम 1597.20 रुपए की बात करते हैं। ये 2 वर्ष की बात हो रही है, यहां 3 वर्ष की बात हो रही है, और जब 1 वर्ष की बात होती है तो सीधा सीधा अंतर को ही प्रतिशत में व्यक्त करना होता है। तो दर जो है आपका अंतर, देखिए 1597.20 में से आप 1452 को घटा रहे हैं, है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हुए तो पॉइंट नहीं है, तो 2 जीरो ऐसा लगाते हुए 5 4 1 145.20 हो गया। ये किसके ऊपर है सर, ये भाई जो मूल रकम है, जो बेस है वो आपका 1452 है, अंतर को परसेंट में लिखने की बात कर रहे हैं, तो 1452 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा, तो ये पॉइंट हट जाएगा सर। पॉइंट हटने पर 1 के बाद 2 जीरो, 100 काट लेते हैं, 1452 से 1452 काट लेते हैं, 1 बार 0, और हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा, 10%। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हुए, अगला जो प्रश्न है हमारा, एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये 50 पैसे है, धनराशि ज्ञात करना है। देखिए, जब हम लोगों ने बात की थी धनराशि को ज्ञात करना, बगैर धन के धन नहीं कमाया जाता है ना। जो धन है वो ब्याज पर लगाओगे तभी धन कमा पाओगे, तो धन को आपको मानना पड़ेगा। और धन कैसे मानेंगे, जब आपका प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज का है। देखिए, साधारण ब्याज का प्रश्न होता धन हमेशा 100 मान लिया जाता है, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की भी बात हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, तो दर के अनुसार आपको धन को मानना होता है। देखिए, दर है हमारी 10%, 10% का मतलब 1/10 से है, हर में जो अंक 10 है उसके आधार पर धन मानेंगे। क्योंकि हर में 10 है तो 10 को 3 बार लिखते हुए गुणा करते हुए धन को मैं 1000 रुपए मानूंगा। 3 बार क्यों लिखना है, क्योंकि हमारा प्रश्न 3 वर्ष का उल्लेख करता है। अगर 2 बार की बात होती तो 10 गुणा 10 100 मान लेता, 3 बार की बात है इसलिए 3 बार, 4 बार की बात होती है 10 10 10 10 का गुणा 4 बार करते हुए 10,000 मान लेता। 3 वर्ष का हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, 3 वर्ष का हमारा फॉर्मूला है 3 3 और 1 वाला फॉर्मूला है, ठीक है। 1000 का 10% यानी 10 का भाग 100, जो कि पहले रिक्त स्थान पर लिखा, उसके बाद में वापस से दर 10% बढ़ाते हुए 10, और फिर वापस से 10% बढ़ाते हुए 10 का 10%। एक सबसे आसान कैलकुलेशन इसी पर होने वाली है। हमारा जो प्रश्न कह रहा है CI SI के अंतर की बात कर रहा है, तो पहला पद छोड़ने के बाद जो भी पीछे के पद हैं, ये जो है आपका CI और SI के अंतर की बात होती है। तो 30 और 1 31 हो गया सर, 10 और 3 का गुणा 30 और 1 31 हो गया। चलिए अब अपने प्रश्न का आंसर लेता हूँ। प्रश्न में हमारा 1550 है, 15.50 किसके बराबर है, 31 के बराबर है। यानी प्रश्न में CI SI का अंतर हमारे CI SI के अंतर 31 के बराबर है। 31 का भाग देते हुए प्रश्न पूछा है धन राशि कितनी है, और धन राशि चूंकि हमारे द्वारा 1000 मानी गई है, इसलिए मुझे 1000 से गुणा करना है। सबसे पहला काम पॉइंट हटाएंगे, 1 के बाद में 2 जीरो लगा देना, 1 2 1 2। यहाँ पर 31 के पहाड़े से 5 बार कट जाएगा, क्योंकि 5 कम 5 5 या 15 155 हो गया, 1 जीरो पीछे रह गया। 50 का 10 से गुणा, और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या रहा, फाइनली 500 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो बगैर धन को माने धन आएगा नहीं, धन को मानने का तरीका जो प्रतिशत है आपका दर, उसके आधार पर आप उसको माने। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक धन राशि पर 2.5 वर्षों के बाद ब्याज उस धन राशि का 4/5 है,
तो साधारण ब्याज की दर कितने प्रतिशत है, साधारण ब्याज का प्रश्न है। दर की गणना करने की बात आपका प्रश्न कर रहा है और समय का उल्लेख 2.5 वर्षों के रूप में है। और प्रश्न का अंदर सारा खेल है कौन है ब्याज, किसका, धनराशि का, 4/5। तो हमारा सारा खेल किस पर खेलना है, हमें पूरा का पूरा खेल इस 4/5 पर खेलना है। 4/5 किसका पता लगा, धनराशि का। तो ये धनराशि नीचे वाली संख्या है, तो इस प्रश्न में धन नीचे वाला अंक 5 के अनुसार 500 मानेंगे हम लोग। और कौन है, तो इसके पहले जो शब्द है कौन है, सब ब्याज है 4/5। तो ब्याज है आपका 4 के अनुसार 400 रुपए। जब मुझे दर को ज्ञात करना है तो दर के लिए प्रश्न का ब्याज बटा हमारा ब्याज से है। प्रश्न का ब्याज कितना है, प्रश्न का ब्याज 400 रुपए है। हमारा ब्याज कितने का कितना परसेंट, तो हमारा ब्याज धन यानी 500 का 2.5 वर्ष होने का मतलब है 500 का 2.5% है। भाई दोनों का गुणा है, 100 का भाग है, 2 जीरो कट जाएंगे सर, और 5 का 2.5 से गुणा है। ठीक है, 500 का 2.5% है, तो 500 के 2 जीरो कट गए, 100 का भाग देने पर चलिए पॉइंट हटाएंगे और ऊपर 10 आ जाएगा। गणना करते हैं सर, 5 का पहाड़ लगाता हूँ 10 में 2 बार 25 का पहाड़ा लग जाएगा 16 बार, 25 से कम 25, 15 बच गया 150, 25 6 150, 16 और 2 का गुणा कितना हो गया 32%। ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, बेलन है, पात्र है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, पानी से आंशिक भरा है। देखिए हमारी स्थिति ये है, एक सिलेंड्रिकल पॉट की बात कर रहा है, पानी से मान लेते हैं ए लेवल तक वह भरा था। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है पानी में डुबाया गया, एक गोले को हमने डुबा दिया जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका मतलब सीधी सी बात है, जब गोला डुबाएंगे तो पानी का लेवल आपका बढ़ेगा, और पानी का लेवल कितना ऊपर बढ़ेगा, यही तो आपका प्रश्न पूछ रहा है, पात्र में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। देखिए सर, पानी क्यों बढ़ रहा है सर, क्योंकि गोला डुबो रहे हैं, तो डूबने वाले गोले में और चढ़ने वाले पानी में संबंध आयतन का है, अंदर की बात है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत भी यही कहता है, किसी वस्तु को अगर जल में निमग्न किया जाता है, डुबाया जाता है, तो वह वस्तु अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित करती है। तो जो है बेलन में चढ़े पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो संबंध हमारा आयतन का हो गया, डूबने वाला गोला और चढ़ने वाला पानी बेलन में। बेलन के लिए हमारा फॉर्मूला रहा πr²h, गोले के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा 4/3 πr³। ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप करने पर पाई को पाई रखते हुए r, बेलन के लिए r त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो r² का मतलब यहाँ पर 4 गुणा 4 से है। h आपको ज्ञात करना है। गोले के लिए 4/3 पाई r, गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होने के कारण r³ 3 गुणा 3 गुणा 3 से, तो देखिए 3 से 3 एक कट गया, पाई लेफ्ट में पाई राइट में कट गया, लेफ्ट राइट में 4 4 भी कट गया, तो h का मान कितना हुआ 3 और 3 का गुणा 9 और ये 4 का भाग, तो 9/4 सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो इसको दशमलव में बदल सकते हैं 2.25, लेकिन यहाँ उत्तर 9/4 सेंटीमीटर ही है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी के द्वारा दिया जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक कार के पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, व्यास है 84, तो त्रिज्या उसकी आधी 42 हो जाएगी। कार की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 11 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या क्या है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और हम लोग बात कर रहे हैं 11 मिनट, और पहिया जो चक्कर लगाता है वो परिधि की बात करता है। तो सबसे पहला काम करना है, मुझे परिधि ज्ञात करनी है ना। परिधि का मतलब है एक चक्कर में होने वाली दूरी, तय होने वाली दूरी परिधि है, और परिधि का सूत्र हो गया 2πr का हमारा फॉर्मूला 2, पाई के स्थान पर 22/7, व्यास 84, तो r उसका आधा 42, 7 के पहाड़े से 6 बार 6, और इनका जो गुणा करूंगा 22 6 132, 132 का डबल हो गया 264, और इस सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है ना, तो एक चक्कर में वो 264 सेंटीमीटर चलता है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है
और 11 मिनट की बात कर रहा है, तो मैं पहले तय करूंगा कि 11 मिनट में कितनी दूरी चला, उस चलने वाली दूरी में इस 264 का मैं भाग दे दूंगा, अपने प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, वापस ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं स्पीड, क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटे की अगर बात करता हूं तो उसके अंदर वह 72 किलोमीटर चलता है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट की मैं बात करता हूं तो वो 72, देखिए इसको 1000 से गुणा करूंगा तो ये मीटर हुआ, 1000 से गुणा करने पर मीटर, और उसके बाद 100 का गुणा और करूंगा तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर। तो इसलिए अगर मैं 1 मिनट की बात करता हूं तो 72 गुणा 1000 गुणा 100, 1 मिनट के लिए 60 का भाग देते हुए इतना सेंटीमीटर। और हमारा प्रश्न 11 मिनट की बात करता है ना, तो 11 मिनट में तय की जाने वाली दूरी 72 गुणा 1000 गुणा 100 तो था, बटे में 60 भी लिखा था, और 11 मिनट के लिए 11 का गुणा इतना सेंटीमीटर। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 बार ये कट जाएगा, यानी इतनी दूरी तय कर ली। तो अब अपने प्रश्न का आंसर क्या हो गया सर, चक्करों की जो संख्या होगी ये 11 मिनट में तय होने वाली कुल दूरी से रहा। वापस ध्यान दीजिए भाई, हमारी जो स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा अगर चलता तो 72 किलोमीटर दूर चला जाता पहिया। 72 किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि व्यास आपका सेंटीमीटर में था, तो त्रिज्या भी आपकी सेंटीमीटर में निकली, परिधि भी आपकी सेंटीमीटर में निकली। तो किलोमीटर को 1000 से गुणा करना मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होने के कारण 100 से फिर गुणा किया तो वो आपका आ गया सेंटीमीटर। ये 1 घंटा यानी 60 मिनट की बात हुई, 1 मिनट के लिए 60 का भाग देते हुए 11 मिनट के लिए 11 से गुणा किया। ठीक है, तो कुल दूरी हो गई। हमारा आंसर जो रहा वह कुल दूरी बटा परिधि, कुल दूरी बटा परिधि से निकलेगा। चलिए जी, कुल दूरी का मतलब हो रहा है हमारा 12 गुणा 1000 गुणा 10 गुणा 11 बटा परिधि। अगर आप चाहें तो इसको जो है 264 करने की भी हमें आवश्यकता नहीं थी सर, ये 2, 22 और 6 ना, तो उसी रूप में अगर आप ले लेते, देखो ये 264 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मुझे पता है कि वापस मुझे काट छाट करनी है तो मैं इसको वापस से इसके पिछले रूप के अंदर 2, 22 और 6 के रूप में लिख दूं, ताकि क्या है मुझे पता लग जाए कि भाई 11 के पहाड़े से देखो 22 कट गया सर 2 बार। ठीक है, यहाँ पर 2 के पहाड़े से 12 कट गया 6 बार, 6 से कट गया 6, 2 के पहाड़े से 10 कट गया 5 बार, और 1000 का 5 से गुणा कितना हो गया सर, हमारा उत्तर हो गया 5000। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। तो कुल दूरी जो रही हमारी उसमें परिधि का भाग दे दिया, तो 5000 चक्कर, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहा, है ना। बड़ा अच्छा सा प्रश्न था। ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसका चिड़ी या बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। देखिए 52 पत्तों में से जब एक पत्ता निकाला जाएगा तो कुल घटनाएं तो 52 रहेगी, और प्रश्न कह रहा है चिड़ी या का मतलब जोड़ना बादशाह। तो बताइए चिड़ी और बादशाह कितने हैं, तो आपके दिमाग में आएगा चिड़ी के 13 पत्ते, बादशाह होते तो है 4, लेकिन उसमें एक चिड़ी का बादशाह है जो चिड़ी के 13 पत्तों में गिन लिए गए। तो देखिए इधर चिड़ी के लिए हम 13 पत्तों की बात कर रहे हैं, प्लस बादशाह जो अब बात करेंगे वह बादशाह 4 - 1 की बात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 3 बादशाह हो गए, एक बादशाह चिड़ी के 13 पत्तों में काउंट कर लिया, तो 13 और 3 कितना हो गया 16। ये हमारे लिए अनुकूल घटना हो गई, और प्रायिकता के लिए अनुकूल घटना 16 में कुल घटना 52 का भाग देते हुए 4 के पहाड़े से काटते हुए 4/13, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ये गलती हम लोग नहीं करेंगे, 13 + 4 जोड़ते हुए 17/52, ऑप्शन ए देने की। आगे बढ़ते हुए एबीसी द्वारा प्रश्नों को हल करने की प्रायिकता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, 3 विद्यार्थी हैं एबीसी, उनके द्वारा प्रश्न है हल करना, उसकी प्रायिकता 1/2, 1/3, 1/4 है। एक प्रश्न को स्वतंत्रता पूर्वक हल करने पर उसके हल होने की प्रायिकता क्या होगी, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया, और मैंने कहा कई बार कई परीक्षाओं के अंदर इस प्रकार का प्रश्न बनाए, लगातार जो परीक्षाएं हुई उसमें भी यह प्रश्न बनाए, यानी सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा हुई लगातार 2 सालों के अंदर लगातार इस प्रकार का प्रश्न हमको देखने को मिला। ठीक है, तो अब जब आप प्रश्न कर रहे हैं प्रश्न हल कब होगा, क्या डिस्कशन हो रहा है हमारा, प्रश्न हल करना है। मान लिया आप सब लोग बैठे हैं, मैं हूं, आप में से किसी ने डिफिकल्टी का प्रश्न दिया, हम में से कोई भी एक विद्यार्थी हल करेगा तो प्रश्न हल माना जाएगा,
भाई मैंने हल कर दिया तब भी माना जाएगा, मेरे साथ में 4 विद्यार्थियों ने हल किया तब भी माना जाएगा, आप में से 10 विद्यार्थी उसको हल कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता हूं तब भी वो हल माना जाएगा, और हम में से किसी एक ने भी हल कर लिया तो प्रश्न हल माना जाएगा, क्योंकि जब उसने हल कर दिया तो सबको वो बता देगा कि भाई ऐसा ऐसा हल हो गया, तो प्रश्न हल हो गया। ठीक है, तो प्रश्न के हल होने की प्रायिकता का मतलब है 1 माइनस प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता, इसको आपको ध्यान देना है। तो गौर कीजिए, पी ए के द्वारा प्रश्न हल हो रहा है, उसकी प्रायिकता 1/2 है। पी बी के द्वारा प्रश्न हल होना, उसकी प्रायिकता 1/3 है। पी सी के द्वारा हल होने की प्रायिकता 1/4 है। मैं बात कर रहा हूं पी ए बार, यानी ए हल नहीं करता है, 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। पी बी बार, बी के द्वारा प्रश्न हल नहीं होता है, 1 माइनस 1/3 लसा पर लेकर हल करने पर 2/3। और पी सी बार यानी सी उसको हल नहीं कर सके, 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4। हमारा जो प्रश्न कह रहा है, ये लिखने का प्रश्न मतलब नहीं है परीक्षा के अंदर, है ना। प्रश्न के हल होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता। चलिए जी, भाई कोई भी घटना घटित होगी या नहीं घटित होगी, है ना, उन दोनों का योग हमेशा 1 के बराबर होता है, इसलिए प्रश्न का हल होना, तो हल होने के लिए 1 में से प्रश्न का हल नहीं होना उसको कम कर दें, तो 1 माइनस यहाँ पी ए बार, पी बी बार और पी सी बार का गुणा हम करेंगे, तो 1 माइनस पी ए बार का मतलब 1/2, पी बी बार का मतलब 2/3 और पी सी बार का मतलब है 3/4। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, और हमारा रिजल्ट रहा 1 माइनस 1/4, और 1 में से जब 1/4 घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या रहा सर, 3/4। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखें, हमारा प्रश्न है, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता गुम हो जाता है, खो गया एक पत्ता, शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया जो ईंट का प्राप्त हुआ। देखिए परिणाम आपको दे दिया, एक पत्ता निकला जो किसका प्राप्त हुआ, ईंट का। प्रायिकता ज्ञात करना है कि गुम हुआ पत्ता ईंट का था, यानी जब पत्ता पहले कहा गुम हो गया, अब कौन सा है पता नहीं, एक पत्ता निकाल दिया, परिणाम ईंट का आया, हमको वापस पूछा गया कि जो गुम हुआ पत्ता वो ईंट का था, यानी पत्ते का गुम होना, उसके बाद में पत्ता निकालना, उसका परिणाम जो पत्ता निकला वह पत्ता ईंट का आना, और प्रायिकता क्या पूछना कि ये जो ईंट का पत्ता है, जो खोया था पत्ता गुम हुआ वो ईंट का था, ये प्रायिकता की बात करना है। तो ये रिबेस थ्योरम हो गई, रिवर्स प्रोबेबिलिटी हो गई, वापस जहां से प्रश्न स्टार्ट किया था उसी घटना की प्रायिकता की बात कर रहा है। प्रश्न कह रहा है पत्ता गुम हो गया शुरुआत के अंदर, और फिर से वही लास्ट के अंदर कह रहा है पत्ता जो गुम हुआ वो ईंट का था, उसकी प्रायिकता क्या है। तो ये वापस हम लोग पत्ते गुमने के ऊपर वापस पहुंच गए, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी का प्रश्न बन रहा है। अब मुझे बताइए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए कुल घटनाएं। कुल घटनाओं का मतलब ईंट कैसे कैसे प्राप्त होगी, मुझे उसके ऊपर फोकस करना है। ईंट का पत्ता निकलना, ये कुल घटनाएं होगी। अब देखो, जो पत्ता गुम हुआ वो कैसा है हमारी जानकारी में नहीं है, तो दो संभावनाएं बनेगी, या तो ईंट का पत्ता गुम हुआ है या ईंट के अलावा अन्य पत्ता गुम हुआ है ना। तो मैं यहां पर लिखता हूं ईंट का पत्ता खोना और उसके बाद में शेष पत्तों में से ईंट आना, एक घटना तो ये हो गई, या प्लस का निशान। दूसरी घटना है ईंट का पत्ता नहीं खोना, ईंट का पत्ता है ना, या ईंट के पत्ता या ईंट के पत्ता के अलावा पत्ता खोना, और उसके बाद में शेष में से ईंट आना। ये तो है सर हमारी कुल घटनाएं। और अनुकूल घटनाओं का मतलब क्या, अनुकूल घटनाएं आपका प्रश्न कह रहा है ईंट का पत्ता खोया, इसकी अनुकूल घटना, तो मैंने यहां पर लिखा ईंट का पत्ता खोया, तो ये अनुकूल घटनाओं में ऊपर क्यों लिखा जाए। ईंट का पत्ता खोना कौमा शेष में से ईंट आना। ठीक है जी, तो चलिए ईंट का पत्ता खोना, अब आपके दिमाग में आएगा
कि भाई कुल 52 पत्ते हैं और 52 में से ईंट के 13 पत्ते हैं, तो ईंट का पत्ता खोना 13/52 हुआ। शेष पत्ते 51 और 51 में से ईंट का निकलना, तो ईंट के 12 पत्ते रहेंगे इस बार। कारण क्या है कि भाई कुल 13 पत्ते ईंट के थे, जब एक पत्ता ईंट का खो गया तो पीछे अब ईंट के 12 ही पत्ते बचे, इसलिए 12/51। तो ये परिणाम तो वही है सर, 13/52 गुणा 12/51 एक परिणाम प्लस। अब जब ईंट का पत्ता नहीं खोया या ईंट के अलावा कोई दूसरा पत्ता खो रहा है तो 39 पत्ते हैं, 39/52। और अब शेष पत्ते 51 में ईंट के पूरे 13 पत्ते मौजूद हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं हल कर लेता हूँ। 13 के पहाड़े से ऐसा काट लेता हूँ जो पूरा कटता है, 1 और 4 बार 13, 13 के पहाड़े से 1 और ये 4 बार ऐसा काट लेते हैं। ठीक है जी, तो अब इसको हल करते हैं। देखिए पोजीशन हमारी क्या बनी, ये यहाँ पर ये तो नहीं कटा सर, 13 से ये 52 कटा, ये 4 बार। ठीक है ना सर, चलिए तो लसपा के रूप में 4 और 51 का गुणा आ रहा है। ठीक है जी, तो इस 4 और 51 का गुणा लसपा के रूप में आ रहा है ऊपर, और यही 4 और 51 का गुणा नीचे भी लिखा जा रहा है। ऊपर 1 और 12 का गुणा 12 रहा, नीचे 1 और 12 का गुणा 12 प्लस 39 है, 39 का 1 से गुणा। तो ये 4 और 51 तो आपका कट गया है, पीछे रह गया आपका 12/39, 49, 50, 51, 3 के पहाड़ से काटते हुए 4 और 17, तो 4/17 ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है, एक बार जो है वापस इसको आप देखना। ठीक है ना, और जिन्होंने क्लासेस अटेंड की है तो वो इसको अच्छे से देखना, वहाँ क्लास में भी हमने इस प्रकार के जो रिवर्स प्रोबेबिलिटी के लगभग 7 से 8 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आगे बढ़ते हुए 250 प्रेक्षणों में से पहले 100 प्रेक्षणों का माध्य 5 है, पहले 100 है उसका माध्य 5 है, शेष 150 प्रेक्षणों का माध्य 25/3 है, पूरे प्रेक्षण समूह का माध्य क्या है। तो प्रश्न ने कहा 100 प्रेक्षण, इनका माध्य 5 है, तो मैं 100 से 5 का गुणा कर दूंगा। शेष 150 प्रेक्षण और उनका माध्य 25/3 है, उससे गुणा करूंगा। ये टोटल हो गया 250 का, और उसमें मुझे क्या करना है, 250 का भाग देना है ना भाई। जो प्रेक्षणों की संख्या है और जो उसका माध्य है उसका गुणा किया तो टोटल उनका आ गया। तो 100 की टोटल आपकी बनी 500, और 150 प्रेक्षणों की टोटल, इसको काट लेते हैं तो 25 पंजा 150 ये बनेगी सर। ठीक है, और बटे में किसका भाग देना, मुझे भाग देना 250। भाई यहाँ कुछ गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है मुझे। ठीक है, 150 मैंने गलत लिख दिया ना, ये गड़बड़ है। 25 पंजा 125 है, 1250 है सर। ठीक है ना, इनको जोड़ने पर 12 और 5 17 हो गया, 1750 बटा 250, जीरो कट गया, और 25 का पहाड़ लगाया, 25 7 175। पूरे प्रेक्षणों का माध्य क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 7 के बराबर हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हुए। प्रश्न है किसी आवृत्ति बंटन में माध्य और माध्यिका क्रमशः है, बंटन का बहुलक क्या है। माध्य माध्यिका का बहुलक का संबंध देखिए काफी बार परीक्षाओं के अंदर ये पूछा गया है अलग अलग लगातार, तो ये संबंध आपके दिमाग में आना चाहिए। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये संबंध है, और इसके अंदर माध्य और माध्यिका का परिणाम रख देंगे, बहुलक हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो माध्यिका कितनी है सर, माध्यिका दूसरे क्रम पर लिखी है, देखो ये रहा 55, तो माध्यिका के लिए 55 माइनस 2 माध्य के स्थान पर 52। जब मैं इसको गुणा करता हूँ तो 3 5 15 से लगा 1, 15 और 1 16, माइनस इनका गुणा करने पर 2 दूना 4, 2 पंजा 10, घटाने पर 5 में से 4 गया 1 6 61। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है कि इन आंकड़ों का बहुलक 24 रुपए है, तो f का मान क्या होगा। देखिए जो बहुलक 24 है इसका मतलब सबसे बड़ी बारंबारता वाला जो वर्ग है। ठीक है भाई, यहाँ पर बारंबारता और 24 होने का मतलब है यह आपका 20 से 30 के बीच में बहुलक आपका आ रहा है, तो ये है बहुलक वर्ग। ठीक है जी, और मुझे f का मान चाहिए सर। फॉर्मूला जब हम बात करते हैं तो फॉर्मूले में जो बहुलक वर्ग होता है, और बहुलक वर्ग क्यों लिखा है इसको मैंने, क्योंकि बहुलक 24 है और जो बहुलक वर्ग होता है उसी के बीच में अपना उत्तर है। तो चूंकि 24 है तो वो 20 से 30 के बीच में आ रहा है, इसलिए बहुलक वर्ग आपका 20 से 30 है। और बहुलक वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होने के कारण यह F1 का रोल प्ले करता है।
गणित में 1 से पहले ये 0 है, f0 है, और 1 के बाद में ये f2 का रोल प्ले करता है। f का मान कितना है? तो चलिए बहुलक का फॉर्मूला हमारे पास में, बहुलक आपका 24 दिया है। बहुलक का सूत्र L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h बराबर 24 के बराबर है। चलिए वैल्यूज को पुटअप करते हैं। L लोअर लिमिट है जो कि 20 हो गई, f1 माइनस f0, तो f1 आपका 27 है, f0 आपका 23 है, ठीक है। 2f1 यानी 2 का 27 से गुणा माइनस f0 23 है, माइनस f2 f के बराबर है, गुणा h वर्ग परास 10 है जो कि 24 के बराबर हो गया। कोई कंफ्यूजन है सर? चलिए अब इसको हल करने का तरीका वही रहने वाला है सर। 20 का एक काम करते हैं, इस 20 को हम राइट हैंड साइड में ले लें क्योंकि अलग से है। 24 में से घटा दें तो 4 बच जाएगा। पहला काम ये करें, 23 और 27 को घटाएं, 27 में 23 घटाने पर 4, और 4 का सीधा सीधा 10 से गुणा करने पर 40 बटा 27 गुना ये कितना हो रहा है सर? 54, 54, और 54 में से जब 23 घट जाएगा तो 31 हो जाएगा सर। देखिए 3 और 1 4, 3 और 2 5, माइनस f बराबर 4। वापस से गौर कीजिए सर, हम लोगों ने क्या क्या किया है उसको देखना। भाई 20 का पक्षांतर कर दिया, 24 में से 20 को घटाते हुए 4 लिख दिया, 27 में से 23 को घटाया 4 आया, और उस 4 का सीधा 10 से गुणा करके अंश में 40 लिख दिया। हर में 27 और 2 के गुणा 54 में से 23 घटा दिया, 31 हो गया, माइनस f पड़ा है। चलिए एक काम और कर लेते हैं, 4 का पहाड़ा लगाते हुए इसको काट लेता हूं, वज्र गुणा करते हैं। तो इधर तो हो गया 10 बराबर 31 माइनस f। माइनस का f लेफ्ट में आ गया, 10 राइट में आ गया, तो f बराबर 31 माइनस 10 बराबर कितना हो गया सर? 21। तो f का मान कितना हो गया सर? 21 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर रहा। तो चलिए सर, आज की इस क्लास के अंदर जो 30 प्रश्न हमको डिस्कस करने थे वो सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।